हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सीरीज रहेगी उसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं। साथ ही कक्षा 6 का जो विषय था राजस्थान अध्ययन, उसमें हमने भाग फर्स्ट के अंतर्गत देखा था पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। आज भाग 2 रहेगा जो कि कक्षा 7 का राजस्थान अध्ययन विषय से रहेगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बंद बारेठा जीव अभ्यारण्य कहाँ है, राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई और इसमें कितना लक्ष्य रखा गया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मारवाड़ का सौर्य युग कहलाता है किसका शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल। इसी के साथ राज्य कृषि जो विपणन बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई, इस प्रकार के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए और जिन टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक रखा गया दोस्तों वो रखा गया है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। दूसरा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई। इसी के साथ चौथा टॉपिक रखा गया दोस्तों राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आजादी का आंदोलन और राजस्थान। इसी के साथ आजादी से पूर्व राजस्थान का जो सामाजिक और शैक्षणिक सुधार है उनके बारे में, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और परिशिष्ट महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और ये पेज संख्या 60 तक चलेगा। ये जो पीडीएफ है ये लगभग 20 पेज की पीडीएफ है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने की पूरी संभावना रहती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है, तो 10% भाग पर। अप्रोक्सीमेट पूछा जाए तो 9.57% यानी 9.57% भूभाग पर वन क्षेत्र है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वो उदयपुर में पाए जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सबसे कम वन क्षेत्र पूछा जाए तो वो चूरू में पाया जाता है। प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए दोस्तों तो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर उदयपुर में वन पाए जाते हैं और सबसे कम प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो वो जोधपुर में वन पाए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर 3% वन पाए जाते हैं और यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जोधपुर में एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम चूरू में वन क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों हम भलीभांति जानते हैं 2 भागों में, आरक्षित वन, सुरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन। उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। जिन वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है ये आरक्षित वन कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन वर्ड्स को हम नहीं समझ पाते। आरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होते हैं। रिजर्व्ड जो वन होते हैं उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं और जो प्रोटेक्टेड वन होते हैं उन्हें संरक्षित वन कहते हैं। यानी सरकार रिजर्व्ड जो वन होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। इसी के साथ बात करें कि आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने एवं जो लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी आरक्षित जिन पर सरकार प्रोटेक्ट रखती है, रिजर्व्ड जो वन होते हैं उन पर वहाँ पर लकड़ी काटना एवं पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन पूछा जाए तो 1/3 भाग है। 1/3 भाग से तात्पर्य ये गया कि दोस्तों यहाँ पर 1/3 यानी लगभग 33% भूभाग पर कौन सा वन है, तो वो आरक्षित वन है यानी रिजर्व्ड वन है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन 1/3 भाग हमने देखा। वह वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है वो सुरक्षित वन कहलाते हैं। सुरक्षित यानी जिन्हें हम प्रोटेक्टेड वन कहते हैं। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो 50% से अधिक भाग सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम देते हैं वहाँ पर हमें इंग्लिश में भी पेपर देखने को मिलता है। वहाँ पर ये ध्यान रखें सुरक्षित जो है दोस्तों वो प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र होता है और जो आरक्षित होता है वो रिजर्व्ड वन क्षेत्र होता है। इसी के साथ बात करें ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। कौन सी भी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो हम भलीभांति जानते हैं राजस्थान को 2 अवर्गीकृत, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों अरावली जो है राजस्थान को 2 समान भागों में नहीं अपितु ये 2 अवर्गीकृत भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में, अभी हमने देखा 3 भागों में। ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है दोस्तों। अभी हमने देखा कि 3% भूभाग पर इन वनों को बांटा गया है। ये जो 3% भूभाग हैं ये वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 3%। अब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो भौगोलिक दृष्टि होती है उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में उष्णकटिबंधीय एवं ये जो उष्णकटिबंधीय वन है ये राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं। जिस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक शुष्क एवं अर्ध शुष्क भूभाग पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग कौन से जिले, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू एवं जालौर जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, तो हम उन वनों के बारे में डिस्कस करें तो वो जो पेड़ पाए जाते हैं उन वनों में वहाँ रोहिड़ा पाया जाता है, खेजड़ी पाया जाता है, ढोकला, बेर, बबुल, केर, नीम आदि ये जो वृक्ष है ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी के साथ राजस्थान का क्लप वृक्ष पूछा जाए, क्लप वृक्ष ये खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष ये भी खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। सेवण घास पाई जाती है तो ये जैसलमेर में पाई जाती है।
अगला इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन है ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग के बारे में डिस्कस करें तो राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, जहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, ये शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अपितु यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये बात है दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पेड़ों के बारे में डिस्कस करें तो सागवान है, बरगद है, तेंदू है, सालर, महुआ, गुल्लर, थोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम आदि ये जो वृक्ष है ये उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ वन, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट बात करें, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पहाड़ी ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय वन। और इसी के साथ अभी हमने बात किया कौन से वन, ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है इन्हें हम मानसूनी वन कहते हैं। जबकि सदाबहार वनों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो सदाबहार वन अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उनकी संख्या 3 है। कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की मुख्य जो प्रजाति है वो साइबेरियन क्रेन है। यहाँ पर बगुले, बयां, कोयल, बटेर आदि जो पक्षी है वो पाए जाते हैं। और पक्षियों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, तो वो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये सवाईमाधोपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव, तो वो है बाघ, इसी के साथ भालू, सांभर, नीलगाय एवं मगरमच्छ, ये सभी जीव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि सवाईमाधोपुर में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा के आसपास पाई जाती है। इसी के साथ अभ्यारण्य शब्द का अर्थ होता है भय मुक्त वन। अभय यानी भय मुक्त, और अरण्य यानी वन या फिर जहाँ पर भय मुक्त क्षेत्र जहाँ पर विचरण किया जा सके तो वो अभ्यारण्य कहलाता है, भय मुक्त वन। इसी के साथ दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, दोस्तों ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभी तो इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी से प्राप्त नहीं हुई है। इसी के साथ बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो गोडावण, भेड़िया, सिहार, लोमड़ी, चिंकारा एवं नीलगाय। यहाँ पर चिंकारा जो है ये गंगानगर का जिला शुभंकर है, गोडावण है ये जैसलमेर का जिला शुभंकर है। इसी के साथ केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करें तो सवाईमाधोपुर एवं करौली में विस्तृत है केवलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों में है। फुलवारी की नाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उदयपुर में है। सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है। टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजसमंद, अजमेर एवं पाली 3 जिलों में विस्तृत है। इसी के साथ हमने 3 जिलों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली एवं उदयपुर में है, जबकि टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये राजसमंद, अजमेर एवं पाली जिले में विस्तृत है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, और यहाँ पर महुआ जो वृक्ष पाए जाते हैं जिन पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में स्थित है। प्रमुख यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये प्रतापगढ़ यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, लेकिन दोस्तों इनका जो कुछ जो क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी पाया जाता है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है तो ये जंगली मुर्गी है, जंगली मुर्गा जो कि सिरोही का जिला शुभंकर है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये बूंदी में है। एवं रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये भी बूंदी में है। जमुआ रामगढ़, दोस्तों यहाँ पर जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये जयपुर में स्थित है। इसी के साथ बात करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिए, रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 में स्थित है दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 में है, जबकि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी चंबल का जो क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। जवार सागर अभ्यारण्य जो स्थित है तो यहाँ पर जवार जो बांध भी बनाया गया है कोटा के अंतर्गत, और ये कोटा, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ में है जवार सागर अभ्यारण्य।
बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य ये भरतपुर में है। बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य बेंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य एवं केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वन विहार एवं केसरबाग ये धौलपुर में स्थित है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य एवं सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में है। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य हम यहाँ पर राजसमंद या फिर इन क्वेश्चन में कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। सज्जनगढ़ एवं राजसमंद वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों, ये जो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में है ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है बूंदी में, विष से हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर सांप प्रसिद्ध होंगे, अपितु यहाँ पर सांपों के लिए जो प्रसिद्ध है वो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है जो कि बारां में स्थित है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य ये हम भली भांति जानते हैं चूरू में है। राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो वो रणथंभौर है, सिरिस्का है एवं मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स को डिस्कस करें दोस्तों तो 2012 में ये बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यहाँ पर राजस्थान में वेटलैंड स्थान कौन से हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वेटलैंड स्थल है। वेटलैंड यानी नम भूमि स्थल, या फिर इनको दूसरे नाम से जाना जाए तो रामसर स्थल से नाम से जाना जाता है। रामसर ये ईरान का एक स्थल है जहाँ पर ये वेटलैंड नम भूमि के नाम से ये प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो ये 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। एवं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1952 में अगर आपको याद करना है दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल का को भी स्थापित किया गया था 1952 में। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में अपनाई गई उनके अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान की राज्य वन नीति कब घोषित की गई? तो ये 2010 में घोषित की गई। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि वन नीति 2010 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 20% जो भूभाग है यहाँ पर वन आच्छादित होने चाहिए। राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग पर वर्तमान में वन है? तो हम भली भांति जानते हैं कि 10% या फिर 9.57%। काजरी कहाँ स्थित है? काजरी एवं आफरी के बारे में डिस्कस करें तो ये दोनों ही संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। काजरी जो है ये सेंट्रल एरिड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। जबकि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर स्थित है? आफरी जिन्हें हम कहते हैं ये जोधपुर में स्थित है। खेजड़ली कांड कब हुआ या फिर खेजड़ली हत्याकांड? ये 12 सितंबर 1730 में हुआ। 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितनी स्त्रियों पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया? तो ये 363 लोग थे। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है तो ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को, ये भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं, इसको मेला भरता है। कहाँ पर? तो ये खेजड़ली में भरता है। और खेजड़ली कहाँ पर पड़ती है? ये जोधपुर में पड़ती है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। इसी के साथ सेकंड अध्याय रहेगा राजस्थान में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है जिन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब ये कहा जाए कि दोस्तों कि लोहा जो है ये धात्विक खनिज है, लेकिन लोहे से क्या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो लोहा एक धात्विक खनिज है। जबकि ऊर्जा खनिज के बारे में डिस्कस करें तो कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इनको हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। राजस्थान में किन खनिजों का एकाधिकार है? एकाधिकार कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। जिस प्रकार बाजरा, सरसों जो इनमें एकाधिकार रखता है, उसी प्रकार वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इनमें एकाधिकार रखता है। राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जस्ता शोधक संयंत्र ये देबारी उदयपुर में है। या फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? तो जिंक लिमिटेड या फिर जस्ता शोधक संयंत्र दोनों एक ही है। ये हिंदी में इसे जस्ता शोधक संयंत्र एवं इंग्लिश में इसे जिंक लिमिटेड संयंत्र कहते हैं। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। तो दोस्तों ये तो सिर्फ यहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र है, जबकि सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में किया गया है। सीसा जस्ता सर्वाधिक कहाँ से निकलता है? तो उदयपुर में सर्वाधिक निकलता है। जावर की जो खान है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, राजसमंद।
तांबा सर्वाधिक उत्पादन होता है तो खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर एवं सीकर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खोदरीबा जो कि सीकर में प्रसिद्ध है, खेतड़ी झुंझुनू में प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें खोदरीबा दोस्तों अलवर की प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो लोह अयस्क सर्वाधिक जयपुर, सीकर एवं झुंझुनू से निकलता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है तो जहाँ से शीशा जस्ता होता है, जावर की खान, वहीं से चांदी उत्पादन होता है, उदयपुर एवं राजसमंद से। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं सबसे इंपॉर्टेंट जिप्सम के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर का गोठ मांगलोद क्षेत्र जो है ये जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उत्पादन होता है तो रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा, उदयपुर से सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसलमेर, बांसवाड़ा एवं जयपुर से भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। जामरकोटड़ा आप याद में रखिए दोस्तों, कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जामरकोटड़ा कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक का उत्पादन करने वाला जिला तो अभ्रक सिटी, या फिर जिसे हम दोस्तों भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, अजमेर एवं जयपुर से अभ्रक निकाली जाती है, इसी वजह से हम भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। यहाँ पर अभ्रक से ईंटों बनाई जाती है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला है तो वोलेस्टोनाइट सिरोही एवं अजमेर से होता है। अजमेर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अजमेर किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अजमेर। इसी के साथ वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग एवं लघु उद्योग में किया जाता है तो वोलेस्टोनाइट है। वोलेस्टोनाइट सर्वाधिक कहाँ से, सिरोही एवं अजमेर से उत्पादित होता है। खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग एवं लघु उद्योग में होता है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग एवं सजावट के लिए होता है तो वो अभ्रक होता है। सजावट की वस्तुएं, विद्युत उद्योग जो है, और ये संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं कोटा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक प्रकार के संगमरमर जो है ये राजसमंद में, और व्हाइट संगमरमर नागौर का प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसी के साथ बात करें दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए उपयोगी खनिज कौन सा है तो वो चूना पत्थर है। और चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ से उत्पादित होता है तो वो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा एवं उदयपुर से उत्पादित होता है। ग्रेनाइट का उत्पादन होता है तो जालोर, जैसलमेर, पाली एवं सिरोही। जालोर से सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन होता है, इसीलिए जालोर को हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? परंपरागत साधन कोयला, खनिज तेल या फिर प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत साधन है। और परंपरागत साधन के बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों गैर परंपरागत साधन परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है तो कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिनमें लिग्नाइट का जो प्रकार का कोयला है ये राजस्थान में पाया जाता है। और कोयला सर्वाधिक पलाना, बरसिंहसर, ये जो क्षेत्र है ये बीकानेर के हैं। कपूरडी, बाड़मेर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। मेड़ता रोड, नागौर, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? ये सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में बनाया गया। यहाँ पर बिजली बनाने की 6 मुख्य साइटें वर्तमान में जारी है। छाबड़ा 12 विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है तो छाबड़ा जो है ये 12 में विद्युत संयंत्र है। ये किस पे आधारित है? ये कोयले पर आधारित है। तो अंता 12 जो है ये गैस पर आधारित है और कोयले पर आधारित छाबड़ा 12 है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर एवं सांचौर बेसिन एवं बीकानेर बेसिन में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार गोटारू जैसलमेर, कमलीताल, तन्नोट जैसलमेर में, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये प्रमुख रूप से जैसलमेर में आते हैं, जहां पर गैस के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं? सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला ये बाड़मेर में है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऐश्वर्या मंगला के बारे में पूछा जाता है, सादेवाला या फिर बागेवाला, बागेवाला बीकानेर, सादेवाला जैसलमेर। जैसलमेर में रामगढ़ और बारा में अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है तो दोस्तों अभी हमने बात किया छाबड़ा जो है ये कोयले पर आधारित 12 में स्थित है, जबकि गैस पर आधारित जो है ये 12 में अंता है। दोस्तों अंता कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र, देश का दूसरा परमाणु यानी यहाँ पर परमाणु से विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो ये राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ बात करिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करें दोस्तों प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है तो गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दाल ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है। व्यापारिक फसलें या फिर जिन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं वो गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, तिलहन है। राजस्थान में मक्का कहाँ का भोजन प्रसिद्ध है तो मक्का जो है ये मेवाड़। दोस्तों यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मेथड होता है वो आप जरूर इस्तेमाल करें। एम से बन गया मक्का, एम से बन गया मेवाड़, ये मेवाड़ में प्रसिद्ध है। और इसी के साथ दोस्तों बात करें तो मक्का उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए
तो अब मेवाड़ क्षेत्र है, तो मेवाड़ के प्रसिद्ध क्षेत्र के बारे में डिस्कस करें। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है। राजसमंद को भी ना भूले। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर रहेगा दोस्तों, किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट, ये बाजरा जो है इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा। वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये राजेंद्र सिंह है जो कि अलवर के निवासी है। कृषि विपणन के बारे में डिस्कस करें तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 यानी 1974 में की गई। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी है, तो जीरे के लिए सर्वाधिक जोधपुर है। जिला पूछा जाए कि सर्वाधिक जीरा उत्पादन कहां पर होता है, तो वो जालोर में होता है। लेकिन प्रसिद्ध मंडी पूछी जाए तो वो जीरा मंडी जो है ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में धनिया एवं मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है, तो धनिया के लिए एवं मेथी के लिए प्रसिद्ध रामगंज मंडी है जो कि कोटा की प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो नागौर की पान मेथी प्रसिद्ध है। जबकि धनिया एवं मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है, तो रामगंज मंडी कोटा की प्रसिद्ध है। सरकार किसानों के अनाज किस मूल्य पर खरीदती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो सरकार जिन मूल्यों पर किसानों से अनाज खरीदती है उन्हें हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। पांचवा अध्याय रहेगा राजस्थान में व्यापार के बारे में डिस्कस करें दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्यापार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उन क्वेश्चनों के बारे में आइए चलो डिस्कस करते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है ये कहां पर स्थापित की गई, और ये द कृष्णा मिल लिमिटेड अजमेर में या फिर ब्यावर में स्थापित की गई। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब एवं कहां स्थापित की गई, ये ब्यावर में 1989। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वस्त्र नगरी ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी। राजस्थान में सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, तो वो चीनी उद्योग है। तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग जो है ये राजस्थान का प्रथम कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ पर चीनी उद्योग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया, 2019 में। कृषि निर्यात एवं कृषि व्यवसाय पर सर्वाधिक फोकस 2019 में यहाँ पर एक नीति बनाई गई। वस्त्र नगरी देखा, और ब्यावर में द कृष्णा मिल ये दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के साथ राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में डिस्कस करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1977 से 1992 के मध्य रहता है। 1991 में ये त्राइन का प्रथम युद्ध, जबकि 1992 में त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ते हैं, और त्राइन के द्वितीय युद्ध में इनको पराजय का सामना करना पड़ता है। इनके माता पिता का नाम पूछा जाए तो इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी जो इनकी शिक्षिका है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान के माता पिता के बारे में डिस्कस किया। सर्वप्रथम किस ओर ध्यान दिया, तो पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया। और पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे, तो वो 6 भाषाओं के जानकार थे। 12 वर्ष की आयु में ये इनका राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बन जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इनके दरबारी विद्वान कौन थे, तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जानक, जिनके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई। इसी के साथ बात करें दोस्तों, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी भट्ट ये इनके प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान थे। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदायी ने की। और महाराणा कुंभा के बारे में डिस्कस करें तो इनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य रहता है। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 1433 में ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ते हैं, और सारंगपुर के युद्ध के विजय उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ, तो ये 1417 ईस्वी में हुआ। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, तो अभी हमने देखा कि 1433 से 1468 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था, तो ये त्रिवेणी संगम ये कटार, कलम और कला तीनों के ज्ञाता थे, या फिर तीनों से संबंध रखते थे। इनमें त्रिवेणी संगम था। कटार यानी ये युद्ध क्षेत्र में निपुण थे, कलम यानी ये कवि भी थे, और कला के बारे में डिस्कस करें तो पृथ्वीराज यहाँ पर 32 दुर्गों का निर्माण करते हैं। ये 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में किसके द्वारा किया गया, तो ये मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है, तो महाराणा कुंभा का शासन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण, तो हमने देखा कि महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है अंचलगढ़ जो कि सिरोही में है, बसंती दुर्ग ये भी सिरोही में है, भूमठ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ।
बोमट और मचान दुर्ग को सम्मिलित रूप से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ, इसीलिए इन्हें कलम का भी धनी कहा जाता है। तो कलम के आधार पर इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये तीनों ग्रंथ अगर आपको याद है तो एक अतिरिक्त ग्रंथ देकर इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, राय रासन और रायरान, महाराणा, दान गुरु, दान देने के कारण, हाल गुरु, युद्ध नीति में निपुण होने के कारण, परम गुरु, चाप गुरु। इसी के साथ बात करें दोस्तों महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 के मध्य। अभी हमने कुंभा के बारे में डिस्कस किया 1433 से 1468 के मध्य। उनके बाद कुंभा के बाद उनका बेटा रायमल शासक बनता है। रायमल के बाद उत्तराधिकारी का ये कार्यकाल चलता रहता है और 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा, और इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह, और ये किन के पुत्र हैं? रायमल के पुत्र हैं। और रायमल का जो विवाह है यह जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवरी से हुआ था या फिर श्रृंगार देवी से हुआ था। और श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी तालाब भी बनाया गया है। रायमल के बारे में डिस्कस किया। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे संगठित करने के लिए किस मेवाड़ी शासक ने प्रयास किया? तो वो महाराणा सांगा ने प्रयास किया। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मालदेव का शासनकाल, तो मालदेव जो है दोस्तों ये मेवाड़ के बारे में नहीं, अभी तो हम मारवाड़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राचीन राजवंशों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 7 की बुक में दिया गया है। 1532 से 62 के मध्य, तो 1532 से 62 के मध्य मालदेव का शासनकाल रहता है, 32 से 62 के मध्य। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि हमने अभी देखा कि सांगा का काल 1509 से 1528 के मध्य रहता है, और मालदेव जो है ये गंगा के पुत्र हैं। और यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, मारवाड़ का शौर्यकाल, मारवाड़ का शौर्यकाल मालदेव का शासनकाल कहलाता है। मालदेव के जो प्रमुख 2 सेनापति है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जेता एवं कुंपा। मालदेव शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है, वो युद्ध ये 1544 ईस्वी में लड़ता है। और ये जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ने के बाद शेरशाह सूरी जो कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव ने कितने युद्ध लड़े? तो 58 युद्ध लड़े। मालदेव ने कितने परगनों पर अधिकार किया? तो 58 परगनों पर। और मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजत पाली, और ये मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है। 1453 की आवल बाउल की संधि, ये 1453 की आवल बाउल की संधि जो है ये कुंभा एवं सांगा के मध्य होती है। और इसी संधि के तहत कुंभा, ये जो जोधा जो है, जोधा अपनी पुत्री का विवाह है, श्रृंगार देवी का विवाह है, कुंभा के पुत्र रायमल से करता है। आवल बाउल की संधि 1453 में होती है, और यहाँ पर सीमा का निर्धारण सोजत दुर्ग जो कि पाली में है। मालकोट दुर्ग मेड़ता एवं पोकरण दुर्ग जैसलमेर में है, मेड़ता नागौर में है, मालकोट भी नागौर में स्थित है। मालदेव का देहांत कब हुआ? तो 1562 में। किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा? तो फारसी इतिहासकारों ने इन्हें हसमत वाला शासक कहा। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 97 के मध्य। महाराणा प्रताप के पुत्र थे तो उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़, और इसके अंदर महल पूछा जाए तो ये कटारगढ़ महल में इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई, और महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है, वह कौन सा है? तो वो जगमाल है। महाराणा प्रताप ने कृषि एवं वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई? तो विश्व वल्लभ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि विश्व वल्लभ किसके शासनकाल में लिखी गई? महाराणा प्रताप के। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि एवं वनों के विकास के लिए ये पुस्तक लिखाई गई। महाराजा राज सिंह के बारे में डिस्कस करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में अभी हमने डिस्कस किया 1572 से यहाँ पर 1597 में इनका शासनकाल रहता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो महाराणा राय सिंह जो कि बीकानेर के शासक है, 1574 से 1612 तक इनका शासनकाल रहता है, काफ़ी लंबा शासनकाल है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो रहता है कि राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह किनके पुत्र थे? कल्याणमल के। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 में होता है। राय सिंह का राज्याभिषेक 1576 में होता है। राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना महाराजा राय सिंह ने की। तो राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ये महाराजा राय सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 के मध्य रहता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और जय सिंह अजमेर की गद्दी पर 1661 में बैठे।
दोस्तों तो यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है। जयपुर की गद्दी पर 1621 में बैठे। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा, तो अहमदनगर। जहांगीर के द्वारा इनको अहमदनगर अभियान पर भेजा गया। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शाहजहां, यहाँ पर ये जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब तीनों के शासनकाल में यहाँ पर सेवा देते हैं। तो यहाँ शाहजहां के द्वारा इनको मिर्जा राजा की उपाधि 1639 ईस्वी में दी गई, जबकि इनका शासनकाल 1621 से शुरू होता है और ये 1667 तक यहाँ पर शासन करते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिणी अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा, तो औरंगजेब ने भेजा। जहांगीर ने इन्हें अहमदनगर अभियान पर भेजा। शाहजहां ने इनको 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि दी और औरंगजेब ने इन्हें जयसिंह को दक्षिणी अभियान जो कि शिवाजी के विरोध में भेजा गया। बिहारी सतसई की रचना 1662 में बिहारी के द्वारा की गई और ये बिहारी जो है ये मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। 1662 ईस्वी बिहारी सतसई बिहारी के द्वारा लिखी गई। जयसिंह चरित्र की रचना रामकवि ने की। इंपॉर्टेंट, जयसिंह चरित्र की रचना रामकवि के द्वारा की गई। महाराजा जसवंत सिंह, ये वही जसवंत सिंह है जो कि मारवाड़ के शासक हैं और इनका शासनकाल 1638 से 1678 के मध्य रहता है। 40 वर्षों तक 30 वर्षों तक का इनका शासनकाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जसवंत सिंह का जन्म 1626 बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के पिता थे गज सिंह और जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि शाहजहां ने दी। तो वहाँ पर शाहजहां के द्वारा 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी जाती है, जयसिंह को। अभी तो यहाँ पर महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किसने दी, तो वो शाहजहां ने दी। दोस्तों ये बुरहानपुर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। गज सिंह के बारे में डिस्कस करें तो गज शाही जो सिक्के हैं वो कहाँ पर चलते थे, ये मारवाड़ में चलते थे। जसवंत सिंह को कौन से ग्रंथ की रचना की, तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण एवं प्रबोध चंद्रोदय, यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। भाषा भूषण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध चंद्रोदय। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल, महाराजा राज सिंह ये मेवाड़ के शासक है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना नाथद्वारा में महाराजा राज सिंह के द्वारा की जाती है। 1652 से 1680 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। महाराजा राज सिंह वही है जो चारुमती से विवाह करते हैं औरंगजेब के विरुद्ध में। चारुमती जो कि किशनगढ़ की एक राजकुमारी है। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे, तो महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। और मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ से लेकर आए, तो ये महाराणा राज सिंह प्रथम थे। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर किसने बनवाया, तो महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया अंबा माता का मंदिर। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर है, तो ये राजसमंद झील के किनारे जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है मानव निर्मित। और यहाँ पर 25 काले पत्थर की ये शिलाएं हैं दोस्तों, काले पत्थर की शिलाएं हैं जिन पर किनके द्वारा, रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज सिंह के द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और ये संस्कृत भाषा की भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो ये राज प्रशस्ति है। सवाई जय सिंह का शासनकाल 1609 से 1743 के मध्य, ये सवाई जय सिंह है। अभी हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में डिस्कस किया और वो अहमदनगर अभियान पर जाते हैं और औरंगजेब उन्हें शिवाजी के अभियान के लिए दक्षिण भारत में भेजता है। यहाँ पर बात करें सवाई जय सिंह, ये दोस्तों सवाई जय सिंह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने बात किया था कि अश्वमेघ यज्ञ जो है ये सवाई जय सिंह के द्वारा अंतिम अश्वमेघ यज्ञ करवाया जाता है। सवाई जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में और सवाई जय सिंह का राज सिंहासन 1699 ईस्वी में, यानी मात्र 10 वर्ष की आयु में ये शासन संभाल लेते हैं। इसी के साथ सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी, तो औरंगजेब ने। पीछे हमने डिस्कस किया था कि 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा को जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाई गई, तो सवाई जय सिंह ने जयपुर का निर्माण करवाया और आमेर से जयपुर में राजधानी को स्थानांतरित किया। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में की। जीज ए मोहम्मद शाही, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इस प्रकार का वर्ड है, इस वजह से हम कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि, और ये सवाई जय सिंह की 1725 में लिखित ग्रंथ है। जय सिंह के द्वारा जय सिंह कारिक का संबंध ज्योतिष विद्या से है। जय सिंह कारिका इनका संबंध ज्योतिष विद्या से है और जिसकी रचना सवाई जय सिंह ने करवाई थी। जय सिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से है। जय सिंह कारिका ज्योतिष विद्या और इसकी रचना सवाई जय सिंह ने करवाई। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। सवाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण करवाया, तो कुल 5 जगहों पर, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्राचीन वेधशाला जयपुर है, सबसे नवीनतम वेधशाला दिल्ली की है। 5 जगहों पर निर्माण करवाया और इसी के साथ महाराजा सूरजमल
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भरतपुर के शासक, जिन्हें हम जाटों का प्लेटू या फिर जाटों का अफलातून कहते हैं, 1755 से 1763 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। सूरजमल जो है ये भरतपुर के शासक है। सूरजमल के पिता बदन सिंह हैं। कविवर सुदन और अखीराज गर्ग किन के दरबार को शोभा बढ़ाते थे, तो ये महाराजा सूरजमल की। कविवर सुदन एवं अखीराज, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महाराजा सूरजमल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से, आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन, संगठित और यहाँ पर अहिंसापूर्ण शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में 44 वर्षों तक सबसे लंबा कार्यकाल। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध भीलवाड़ा से है, क्योंकि बिजोलिया ठिकाना जो है भीलवाड़ा का एक प्रसिद्ध ठिकाना है। बिजोलिया किसान आंदोलन में रियासत किससे संबंधित थी, ये मेवाड़ रियासत से संबंधित था। इसी के साथ दोस्तों डिस्कस करें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बिजोलिया के बारे में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये इसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। और इनका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कितने चरणों में संपन्न हुआ, जिस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, उसी प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। ये 3 चरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1897 से 1914 तक ये रामनारायण चौधरी के द्वारा, 1914 से 1923 के मध्य विजय सिंह पथिक के द्वारा, 1923 से 1941 के मध्य जमनालाल बजाज के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 प्रकार के कर लगते थे और 1897 में कौन सा कर, रावकृष्ण सिंह थे कहाँ के, बिजोलिया के ठिकानेदार। तो 1897 में ये आंदोलन शुरू होता है, 1941 तक चलता है, कुल 44 वर्ष तक चलता है। 84 प्रकार के कर है, 3 भागों में 1897 से 1914, 1914 से 1933, 1923 से 1941। जबान लड़खड़ाई है, कई बार गलत वर्ड निकले हैं या फिर भिन्न वर्ड लिखने हैं, तो ये निकल जाता है। आप इस पर ध्यान न दें, जो कंटेंट है उस पर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में कंटेंट पूछा जाएगा, मेरी जबान या फिर मेरी वाणी को नहीं पूछा जाएगा। 84 प्रकार की शिकायतें मेवाड़ के मारना को, यहाँ पर ये जो शिकायत है ये कौन लेकर गए थे मेवाड़ के मारना के पास, तो नानाजी एवं ठाकरी पटेल एवं नानाजी पटेल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगाया, तो कृष्ण जी ने लगा दिया यहाँ पर चौरी कर। कौन सा कर, चौरी कर लगा दिया। बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाया था, तो पृथ्वी सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट याद रखें कि कई बार ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करवा देता है, तो आप ये ध्यान में रखें। सबसे पहले हमने पृथ्वी को बनाया और फिर क्या किया, यहाँ पर राज करने के लिए हमने तलवार बनाई। राज करने के लिए क्या बनाई, तलवार बनाई। पृथ्वी को बनाया, तलवार बनाई, तो पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर। और पृथ्वी पर किसने जन्म लिया, किसने अवतार लिया, तो वो कृष्ण ने अवतार लिया। और कृष्ण ने कौन सा कर लगा दिया, कि इन्होंने चंवरी कर लगा दिया। कौन सा कर, चंवरी कर लगा दिया, जो कि पुत्री के विवाह के समय वहाँ के ठिकानेदार को दिया जाता था। बिजोलिया के किसानों ने तलवार बंदी कर पृथ्वी सिंह ने लगाया। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया, तो ये साधु सीताराम दास एवं फतेह करण चारण के नेतृत्व में विरोध शुरू हुआ। साधु सीताराम दास जो कि 1897 से इस क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित होते हैं 1914 तक। विजय सिंह पथिक 1917 में किसकी स्थापना करते हैं, तो 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की। कई बार क्या विभिन्न एग्जामों में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। कब की, तो 1917 में इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। आंदोलन के दूसरे चरण में किसका नेतृत्व किया, तो माणिक्यलाल वर्मा ने आंदोलन का दूसरे चरण का नेतृत्व किया। आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश पर बिजोलिया को भेजा गया। किसको, इनके मंत्री मोहन सिंह मेहता को। तो मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था, राघवाचारी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और किसको भेजा, तो मोहन सिंह मेहता को भेजा। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है, अंजना देवी है, नारायणी देवी है, रमा देवी है। नारायणी देवी राजस्थान के प्रथम राज्यसभा महिला रही है दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व में, तो विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ किया। बेंगू कहां पर पड़ता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बेंगू भी कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया पड़ता है कहां पर, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, तो ट्रेंच कमीशन का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाई गई, ट्रेंच कमीशन जो है ये गोविंदपुरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोविंदपुरा के किसानों पर ट्रेंच कमीशन के द्वारा गोलियां चलाई गई। और ये गोविंदपुरा जो है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है, तो किसान आंदोलन जो है बेंगू। और ये गोविंदपुरा जो है यहाँ पर गोलियां बारी चलाई जाती है, तो रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। 53 में से कितनी मांगे बेंगू किसान आंदोलन की मान ली गई, तो 34 मांगों को मान लिया गया।
तो यहाँ पर बेंगू से रिलेटेड 53 मांग थी, मांग कितनी ली गई 34 मांग। और बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 1926 में बूंदी किसान आंदोलन। और यहाँ पर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व है पंडित न्यूनराम, रामनारायण चौधरी, हरिबाऊ किंकर, तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही रामनारायण चौधरी है जो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बूंदी के बारडा ने पुलिस पर द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गए, तो नानक भील शहीद हो गए। तो दोस्तों ये बर्ड किसान आंदोलन जो है, बर्ड क्षेत्र, ये बर्ड जो है बै से बर्ड और बै से बूंदी, और भील शहीद हो गए, कौन, नानक भील शहीद हो गए। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था जंगली सुअर। अलवर किसान आंदोलन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते हैं अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921 में। अभी हमने देखा बूंदी किसान आंदोलन वो कब प्रारंभ हुआ था, तो 1926 में प्रारंभ हुआ था। और बेंगू किसान आंदोलन में 53 मांगे थी, जिनमें से 34 मांगों को मान लिया गया था। अलवर किसान आंदोलन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1921 में। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक थे तो महाराजा जय सिंह थे। ये महाराजा जय सिंह के शासनकाल में अलवर का किसान आंदोलन होता है। अलवर किसान आंदोलन में कहाँ के सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, तो नीमूचना क्षेत्र जो है अलवर में है, यहाँ पर किसान सभा पर से गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए। इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा, और ये नीमूचना कांड को कहा। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर, और सीकर के शासक थे कल्याण सिंह। किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई, तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के कॉमन जो हाउस ऑफ कॉमर्स है उसमें हुई। और सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वीराज सिंह गोठड़ा थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये तीनों ही व्यक्ति है, हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। इनका संबंध किससे है, तो सीकर किसान आंदोलन से। सीकर किसान आंदोलन या फिर किस किसान आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई, तो वो सीकर किसान आंदोलन में सीकर के शासक कल्याण सिंह थे, सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। चिड़ावा में किस सेवा समिति का गठन हुआ, तो मास्टर कालीचरण के द्वारा चिड़ावा किसान सेवा समिति का गठन हुआ। चिड़ावा कहाँ पर पड़ता है, तो ये झुंझुनू में पड़ता है। भीलों में जनजागृति के लिए प्रसार किसने किया, तो गोविंद गुरु ने। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। यह संप सभा किसके द्वारा, गोविंद गुरु में। 1913 में कहाँ पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 17, 11, 13 ये आप ध्यान में रखिए। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर गोलीबारी होती है। ये आश्विन सुदी पूर्णिमा के दिन संप सभा का अधिवेशन हो रहा है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा किसे कहा जाता है, तो ये मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा, नीमूचना को। जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स किसने कहा, विभत्स यानी उससे भी भयंकर कौन सा था, तो मानगढ़ नरसंहार था, जो कि मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी की पूर्णिमा को हो रहा था संप सभा का अधिवेशन गोविंद गुरु के नेतृत्व में। और आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत कहा जाता है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, एवं इसी के साथ भीलों के बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत है। किस किसान आंदोलन, ये 21 सूत्री मांग पत्र जो है ये एक ही किसान आंदोलन से है। एक ही यानी किसानों में एकता को स्थापित करना या फिर भीलों में एकता को स्थापित करना, ये एक ही आंदोलन से संबंधित है। 21 सूत्री मांग पत्र किस नाम से जाना जाता है, तो ये मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। 21 सूत्री मांग पत्र, यहाँ पर 21 मांगों को मानने के लिए मेवाड़ के महाराणा के रूप समक्ष ये 21 सूत्री मांग पत्र रखा गया, और उदयपुर के महाराणा ने 21 सूत्री मांग में से 21 में से 18 इनकी मांग को पूरा किया गया, जिस प्रकार बेंगू में 53 में से 34 मांगों को पूरा किया गया था। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के लोग संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या को, इसीलिए वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, क्योंकि डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। मीणा चौकीदारी करने के बदले गाँव वालों को क्या लिया करते थे, तो मीणा जो चौकीदारी करते थे ये गाँव वालों से चौथ लेते थे, यानी चौथ एक प्रकार का कर होता था, ये लेते थे मीणा चौकीदारी करने वाली मीणा कहलाए गए, तो ये चौकीदार मीणा कहलाए गए। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून लगाया, तो सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था। 1924 में, कई बार ये डेट पूछी जाती है। ये क्रिमिनल ट्राइब्स क्या था कि इन मीणाओं पर आरोप लगाया गया सरकार के द्वारा कि आप चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं। इस वजह से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत सभी मीणाएं जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के थे उनको प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी होती थी, प्रत्येक दिन हाजिरी का। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक महिलाएं पुरुषों को प्रतिदिन थाने में उपस्थित, यहाँ पर दोस्तों 12 वर्ष से जो भी बड़े थे उनको प्रत्येक को पुलिस थाने में प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडली अथवा संगठन।
प्रजा का संगठन अथवा प्रजामंडल। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजस्थान में आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने 1934 में की। ये कुछ प्रजामंडल है जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भंवरलाल सराफ। लेकिन यहाँ पर स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? तो यह 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में हुआ मारवाड़ लोक परिषद का गठन। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से की गई। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। जयपुर प्रजामंडल कार्य प्रारंभ हुआ चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई तो माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, ये महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में मगाराम वैद्य एवं लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कोलकाता में की गई। तो एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिनकी स्थापना राज्य से बाहर की गई। तो 1938 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद्य एवं लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। तो 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रखा गया, जो कि राय सिंह नगर में रखा गया। कोटा प्रजामंडल हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना न्यूनराम के द्वारा। कोटा प्रजामंडल की अधिवेशन 1939 में कोटा में हुआ। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के एक साधारण बंजारा परिवार में, और यह बंजारा परिवार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे के साथ गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? तो दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। और गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना सबसे पहले 1903 में की। उसके बाद 1913 में जो स्थापना वहाँ पर अधिवेशन हो रहा है मानगढ़ का। संप सभा का अर्थ होता है राजस्थानी भाषा में इस शब्द का होता है प्रेम एवं बंधुत्व। संप का अर्थ प्रेम एवं बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से है? जयपुर से है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की। अर्जुन लाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी एवं पाली, ये कुल 5 भाषाएं आती थी। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं आती थी, उसी प्रकार अर्जुन लाल सेठी को 5 भाषाएं आती थी। वर्धमान विद्यालय में क्या किया जाता था? तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो अर्जुन लाल सेठी को सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा सौंपा गया। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की है। किस क्रांतिकारी की वास्तविक नाम भूप सिंह था? भूप सिंह गुर्जर, जो कि विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह गुर्जर था, जो कि 1914 में बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल होते हैं। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी विजय सिंह पथिक ने की थी। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये पोकरण में हुआ। सेठ दामोदर दास राठी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध है। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा था? तो ठाकुर जोरावर सिंह बारट को पकड़ने के लिए। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे तो कुंवर प्रताप सिंह थे, जिनको बरेली जेल में रखा गया और अत्यधिक यातनाओं के कारण वो शहीद हो जाते हैं, कुंवर प्रताप सिंह। इसी के साथ अगला अध्याय है अध्याय नंबर 8, आज़ादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। मध्यकाल में सती प्रथा का रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर के द्वारा किया गया। मध्यकालीन इतिहास में देखो दोस्तों, यहाँ पर मध्य और मैं से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम, उसके बाद अकबर के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। अंत में 1822 में बूंदी रियासत के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। यहाँ पर सती प्रथा पर कानून बनाया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का कानून 1829 में बढ़ा। ये 1829 में और 1822 में बूंदी रियासत के द्वारा ये सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा कानून निषेध पारित करने में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में ये सती प्रथा कानून बनाया गया। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया? तो ये जयपुर रियासत के द्वारा सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध, कन्या कैसे कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर एवं अलवर। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए आवाज उठाई तो दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह के लिए आवाज उठाई। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? तो 10 दिसंबर 1903 में अलवर ने बाल विवाह
अलवर के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई और कानून बनाया गया 10 दिसंबर 1903 को। और ये वही 1903 है जब संप सभा का पहला अधिवेशन होता है। यहाँ पर 10 दिसंबर 1903 याद रखिए। दास प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्कर या फिर हाड़ी प्रथा के नाम से। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया, तो 1833 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। और राजस्थान के किन रियासतों ने डाकन या फिर डायन प्रचलन अधिक था? तो ये मेवाड़ एवं कोटा राज्य में। और 1853 में डायन या फिर डाकन प्रथा पर रोक लगाई राजस्थान में 1853 ईस्वी में। और यहाँ पर स्वरूप सिंह जो है यहाँ पर वर्तमान उस समय शासक होते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी में पहले शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? 19वीं शताब्दी की शिक्षा से पहले की जो शिक्षा थी वो इंजीनियर्स एजुकेशन या फिर देसी शिक्षा थी। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ पर और कब खोला गया? तो 1819 ईस्वी में अजमेर में खोला गया आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल, या फिर ये कब खोला गया? राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया? तो 1835 में। 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया जाता है। 1845 में ये मुख्यालय माउंट आबू में स्थापित किया जाता है। 1835 आप ध्यान में रखिए, अंग्रेजी भाषा को राज्य भाषा बनाया गया। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? तो जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना, और ये वाइसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में अजमेर में स्थापित किया गया मेयो कॉलेज। राजस्थान में विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? तो पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा 21 अगस्त 1937 को। राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए, तो 1861 में। राजस्थान का पहला कन्या स्कूल खोला गया, तो 1866 में पुष्कर अजमेर में खोला गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आदिवासियों का मसीहा, वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोगीलाल पांड्या का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर में। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? तो भोगीलाल पांड्या ने। नानाबाई खांट और सिंगाबाई खांट का संबंध डूंगरपुर से है। ये वही है नानाबाई खांट एवं सिंगाबाई खांट जो कि कालीबाई से रिलेटेड है। कालीबाई जिनकी जान बचाती है तो वो नानाबाई खांट होते हैं। पुलिस की किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या और सिंगा भाई को क्रूरता से पिटा? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला। तो ये जन जागृति सेवा संघ एक संघ बनाया गया था, जन जागृति सेवा संघ, और इसके द्वारा संचालित जो पाठशाला थी उसको बंद करवाने के कारण अंग्रेजों ने नानाबाई खांट की हत्या कर दी एवं सिंगाबाई खांट को गाड़ी के पीछे क्रूरता से घसीटते हुए ले जाते हैं। तब कालीबाई जो है वो इनको बचाने का प्रयास करती है। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई, वो कौन थी? कालीबाई थी। और ये किसकी? सिंगाबाई खांट की रक्षा करते हुए शहीद हो जाती है। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? तो 24 नवंबर 1899 जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ। जीवन कुटीर नामक संस्थान की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। इसी के साथ वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना, तो ये हीरालाल शास्त्री। किशोरी देवी का संबंध झुंझुनू से है। किसने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया? तो मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया गया। किशोरी देवी का संबंध झुंझुनू से है। और संविधान दिवस मनाया गया, तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये लिखकर अंगीकृत हो गया था। संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान के निवासी थे उनके बारे में डिस्कस करें तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय ये अलवर से हैं, दल्ले सिंह कोटा से हैं, गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं, राज बहादुर जो कि भरतपुर से हैं, हीरालाल शास्त्री जयपुर से हैं और सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से हैं। ये सरदार सिंह जो कि सिक्कर के आंदोलन में भाग लेते हैं। गोकुललाल असावा ये सबसे पहला जो मत्स्य संघ होता है उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे नेक्स्ट डिस्कस करें दोस्तों तो सर वी.टी. कृष्णामाचारी ये जयपुर से, C.S. वेंकटाचारी ये जोधपुर से, सरदार K.M. पाणिकर ये बीकानेर से और सर टी विजया राघवाचारी ये उदयपुर से। तो विजयों का सर्वाधिक उल्लेख उदयपुर विजय राघवाचारी, कृष्ण का जो ये उल्लेख है ये जयपुर से और वेंकटाचारी का संबंध जोधपुर से, ये आप ध्यान में रखिए। कृष्णमाचारी राधा गोविंद मंदिर जयपुर, इस प्रकार कॉम्बिनेशन मेथड से आप इसको याद कर सकते हैं। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मॉम क्लासेज को ज्वाइन करें। काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली इंप्रेसिव ये वीडियो रहेगा आने वाले एग्जाम में।
विभिन्न जो डेट है उन पर ज़्यादा फोकस करें, कॉम्बिनेशन मेथड जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसके नीचे कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।